हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए, जो अध्याय 20 से है। हमने इसके पहले भाग 1 और भाग 2 भाग 3 में अध्याय 19 तक के पूरे प्रश्नों को बता दिए हैं। आप इसी से तैयारी कीजिए, आपको अधिकतर पेपर में यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, अध्याय 20 क्या है? भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध। हम इस वीडियो में अध्याय 20, 21 और 24, 27 ऐसे 4 अध्याय बताएंगे। देखिए, पहला अध्याय था आपका अध्याय 20, भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध। इसका पहला प्रश्न है, विदेश नीति से क्या आशय है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है? उत्तर देखिए, किसी देश क्या दिया है इसमें उत्तर? किसी देश की विदेश नीति, जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई सौहितकारी रणनीति का समूह होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, हमारे देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो उत्तर देखिए, भारत के देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य भारत को विश्व को प्रभावशाली शक्ति बनाना। दूसरा, भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। तीसरा, राष्ट्र हितों की पूर्ति करना। चौथा, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। और पांचवा, संयुक्त राष्ट्र का समर्थन तथा सहयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, गुटनिरपेक्षता से क्या आशय? लिखिए। उत्तर देखिए, विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। गुटनिरपेक्षता की नीति न तो पलायनवादी है और न अलगाववादी है, बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग को संभव बनाने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचशील संधि किन देशों के बीच और कब हुई? इनके नियम क्या हैं? पंचशील संधि भारत और चीन के बीच 29 मई 1954 में हुई। इसके 5 नियम हैं। नंबर 1, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व का आदर करना। नंबर 2, अनाक्रमण करना। नंबर 3, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। और नंबर 4, समानता और पारस्परिक लाभ। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्क से क्या आशय है? उत्तर देखिए, दक्षिण एशिया के राज्यों के साथ भाईचारे के संबंधों का विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना में सहयोग दिया। सार्क में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव आदि राज्य सम्मिलित हैं। आदि जो देश हैं वो सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की विदेश नीति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने का लक्ष्य क्यों रखा गया? उत्तर देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित रहा, अतः उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना स्वाभाविक था। भारत संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद के विरुद्ध भी आवाज़ उठाता रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, निशस्त्रीकरण से क्या आशय है? भारत इसका समर्थन क्यों करता है? उत्तर देखिए, निशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुंदर बनाने का कार्य करता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन्हें ना बनाया जाए और जो बने हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। भारत आज भी शस्त्रों की होड़ रोकने का समर्थक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8, 1987 में भारत द्वारा किस देश में वह कौन सी समस्या के समाधान हेतु शांति सेना भेजी थी? उत्तर देखिए, जुलाई 1987 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अंतर्गत भारत ने श्रीलंका को आंतरिक जाति समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना भेजकर सहायता दी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर देखिए, 1962 के भारत और चीन के युद्ध का प्रमुख कारण चीन सीमा के बहुत बड़े भाग पर अपना कब्जा करना था। युद्ध के बाद भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए और बहुत समय तक सामान्य नहीं रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, भूटान के विकास में भारत की भूमिका का संक्षेपण कीजिए। उत्तर देखिए, भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली भूटान की सीमा बंद है। भूटान की मुद्रा नोकतुम है, जो भारतीय रुपया से बदला जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन लगभग नगण्य है और जो कुछ भी है वे कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ज़्यादातर विकास परियोजनाएं जैसे सड़कों का विकास इत्यादि भारतीय सहयोग से ही होता है। भूटान की पुनः बिजली और पर्यटन के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे अगला अध्याय स्टार्ट हो रहा है, भारत और संयुक्त राष्ट्र। इसका पहला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? उत्तर, क्या वह इसमें सफल हुआ? तो इसका उत्तर देखिए, 1920 में लीग ऑफ नेशनल नामक संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना था, परंतु लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हुआ। वह अपने आंतरिक विरोधों के कारण प्रभावहीन रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर देखिए,
संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ, इसलिए इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? उत्तर देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य मित्रता का भाव स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम फ्रांस, चीन, रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि हैं। इसके बाद 5वां देखिए, न्यास परिषद क्या कार्य करती है? उत्तर देखिए, ये न्यास नहीं, न्याय परिषद क्या कार्य करती है? तो उत्तर देखिए, न्याय परिषद का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, विदेशों की जनता के हितों को सर्वाधिक करना, बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? किसी एक का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग हैं। एक है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद और चौथा न्याय परिषद, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6वां है सचिवालय। देखिए, इसमें महासभा को बता रहे हैं। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार है। प्रश्न 7 देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई। इसका उद्देश्य सभी लोगों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO भी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष जिसे यूनिसेफ क्या कार्य करती है? तो उत्तर देखिए, उत्तर क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना 1946 में की गई। यूनिसेफ सभी बच्चों को बिना किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए सहायता दिए जाने का प्रावधान करता है। यह संगठन स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यह किस क्षेत्र में कार्य करता है? उत्तर देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग प्रोत्साहित करता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र सदस्य के रूप में भारत की भूमिका का संक्षेप वर्णन कीजिए। भारत में संयुक्त राष्ट्र में पूर्व उपनिवेशों को स्वीकार करने और मध्य पूर्व प्राणघातक संघर्षों को संबोधित करने और अफ्रीका में शांति बनाए रखने जैसे कई मुद्दों पर निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभाई। इसने संयुक्त राष्ट्र में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर योगदान दिया। इसका अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 24 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौतिक स्वरूप। उत्तर प्रश्न 1 देखिए, इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। उत्तर देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 39 डिग्री दक्षिण अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 113 डिग्री पूर्वी देशांतर से 153 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर फैले महासागरों और महासागरों के नाम लिखिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कोरल सागर, प्रशांत महासागर तथा तस्यमान सागर हैं। उत्तर कारपेंटिया की खाड़ी है, तिमोर सागर है, अराफरा सागर है व दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी इस महाद्वीप के मुख्य देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, जब नदियाँ किसी सागर या महासागर में न गिरकर अंदर ही आंतरिक भागों में समा जाती हैं, वह अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र कहलाती हैं। सहायक नदियाँ इस प्रकार का अपवाह क्षेत्र बनाती हैं। अगला प्रश्न है, मर्रे और डार्लिंग नदियाँ पशुपालन विकास में किस प्रकार सहायक हैं? उत्तर देखिए, मर्रे एवं डार्लिंग नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। इन नदियों के कारण पाताल तोड़ कुओं से जल प्राप्त होता है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन का विकास अधिक हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि जिसे ग्रेट डाइडिंग रेंज का संक्षेप वर्णन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डाइडिंग रेंज कहते हैं। यह पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण में ज़्यादा सक्रिय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु की विशेषता लिखिए। उत्तर देखिए, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की धरातली बनावट के कारण
पर्वतीय तट पर अधिक वर्षा होती है, शेष मध्य और पश्चिमी भाग शुष्क रह जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8 देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति की विशेषता लिखिए। उत्तर, किसी क्षेत्र की जलवायु व धरातलीय स्वरूप का उस क्षेत्र की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा के वितरण के अनुसार वनस्पति पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ बड़े बड़े वृक्ष व वन पाए जाते हैं। पश्चिमी एवं मध्यवर्ती शुष्क भागों में कटीली झाड़ियाँ व घास पाई जाती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, द्वीप तथा खाड़ी में क्या आशय है। द्वीप, ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। फिर खाड़ी देखिए, तो तीन ओर से भूभाग द्वारा घिरा समुद्री भाग खाड़ी कहलाती है। इसके बाद अगला अध्याय है अध्याय 27 और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका का अंतिम अध्याय है हमारा जीवन और पर्यावरण। पर्यावरण में असंतुलन कैसे पैदा होता है। प्रश्न 1 है, पर्यावरण में असंतुलन कैसे पैदा होता है। उत्तर देखिए, औद्योगिक विकास एवं मानव जीवन शैली में बदलाव के कारण मानव ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया, जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। इस असंतुलन के कारण मानव जीवन ही नहीं बल्कि समस्त जीवधारी का जीवन भी संकट में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के उपयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर देखिए, आधुनिक कृषि में उत्पादन वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। रासायनिक उर्वरक यद्यपि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में लाभदायक है, लेकिन पर्यावरण पर यह हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। रासायनिक उर्वरक जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं तथा मिट्टी में रिसकर भूजल को भी प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में अंतर। उत्तर देखिए, आधुनिक कृषि परंपरागत कृषि से बिल्कुल भिन्न है। पारंपरिक कृषि मानवीय तथा पशु श्रम पर आधारित थी, जबकि आधुनिक कृषि अत्यंत यांत्रिक आधुनिक कृषि आधुनिक यंत्रों के माध्यम से की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए, पर्यावरण सहयोगी किसी एक प्रौद्योगिकी के बारे में लिखिए। उत्तर देखिए, सीएनजी एक प्रकार का पर्यावरण सहयोगी है जिसका पर्यावरण के क्षेत्र में प्रयोग बढ़ रहा है क्योंकि यह अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा न्यूनतम प्रदूषण फैलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किसी उद्योग का अंतिम उत्पाद क्या होता है। उदाहरण देकर समझाइए। किसी भी उद्योग का अंतिम उत्पाद उस उद्योग में तैयार वे वस्तुएं होती हैं जो वस्तुओं के निर्माण में सहायक होती हैं। उदाहरण की लोहा तथा इस्पात उद्योग के अंतिम रूप में तैयार होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी उद्योग की स्थापना में पूंजी तथा कच्चे माल की क्या भूमिका है। उत्तर देखिए, किसी उद्योग की स्थापना में पूंजी बैंक तथा अन्य संस्थाओं से ऋण के रूप में ली जाती हैं तथा अधिकतर उद्योग प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदत्त कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। उत्तर, कारखानों द्वारा उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषित जल, विषैली गैसें, धूल, राख, धुआं इत्यादि जल, थल तथा वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न दूषित जल, विषैली गैस तथा ठोस अपशिष्टों से प्राकृतिक संसाधनों का अवनयन हो रहा है। नेक्स्ट अगला 8वां प्रश्न देखिए, ठोस अपशिष्ट के निपटान में पुनः उपयोग विधि क्या है। यह प्राचीन विधि है जिसमें अपशिष्ट वस्तुओं को पुनः उपयोग के योग्य बनाते हैं। सभी धात्विक वस्तुओं को पिघलाकर नई वस्तु बन जाती हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं को अपशिष्ट से नई प्लास्टिक वस्तुएं बन जाती हैं। शीशा और कागज़ 100% पुनः उपयोग योग्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अपशिष्ट के निपटारे में स्थानीय संगठनों की क्या भूमिका है। उत्तर देखिए, स्थानीय स्तर पर नगर पालिका तथा नगर निगम अपशिष्ट के निपटारे में सीधी भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के लिए विभिन्न स्थानों पर बड़े कूड़ेदान स्थापित किए जाते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल इन सभी अपशिष्टों को उठाने की व्यवस्था की जाती है। नगर का मल जल नगर में के दूरस्थ भागों में ले जाकर छोड़ा जाता है। विभिन्न उपचार संयंत्र में तरल अपशिष्ट और समुचित उपचार किया जाता है। अगला लास्ट प्रश्न है, वस्तु निर्माण की प्रमुख प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वस्तु निर्माण की 3 प्रक्रिया होती हैं। एक होती है संयोजन, दूसरी परिवर्तन, तीसरी है निष्कर्षण। संयोजन क्या है? विभिन्न भागों को जोड़कर अंतिम उत्पाद तैयार करना संयोजन कहलाता है। परिवर्तन में कच्चे माल को नए माल या अंतिम उत्पाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। और निष्कर्षण में कच्चे माल में से 1 या 2 अवयव निकाल लिए जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपके जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 20, 21, 24 और 27 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ आपको समझाया है। और हमने आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका को 4 भागों में बांटे हैं और एक भाग में 4 अध्याय लिए हैं। आपकी कल के पेपर की तैयारी इससे अच्छे से कर लीजिए।